कौशल पाटिल साहब, आपसे ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि जो जो शुरुआत में हम लोगों को लग रहा था, जो इस आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हमने साहब बिहार से शुरू किया है। मैं अभी भी ये इस बात को दोहराऊंगा, बिहार से शुरू करना शायद स्ट्रैटेजिकली एक उनकी गलती थी। बिहार का तो चुनाव हार जाते ना, नीतीश कुमार के सिर पे ठीकरा फोड़ देते, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन बिहार से उन्होंने ये किया है, और मैं इसलिए इस बात को फिर से कह रहा हूं, बिहार जितना पॉलिटिकली एक्टिव, पॉलिटिकली कॉन्शियस और पॉलिटिकली इन सब चीजों पे अपने विरोध को ठीक से दर्ज कराने वाले राज्य के जो पहले हिंदुस्तान के पहले एक दो राज्य होंगे, उसमें बिहार का नाम हरदम रहेगा। तो कौशल पाटिल साहब, ये आपको कुछ अगर समझ में आया हो इसका तो वो बताइए। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि नॉनसेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं अपेक्षा करता था कि शीतल सिंह शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा मैं शीतल जी से करा ले। नहीं, आपका तो आदेश है। अभी थोड़ा बोलता हूँ। तो बिहार से क्यों? तो बिहार अभी उनका टारगेट है ना, उसलिए तो पैलियम है, उसलिए तो सिंदूर है, जो अभी जो हुआ है ये तो बिहार के लिए हुआ है। और बिहार प्रेस्टिजियस क्यों है? तो नीतीश कुमार उनका पार्टनर है और 20 साल से सीएम है। उनको बिहार कैप्चर करना तो उनका मेन ही उद्देश्य है अभी, इसीलिए बिहार से शुरू किया। और उनको मालूम है इलेक्शन कमीशन किस्से में है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का आभार मानता हूं कि उन्होंने कल हम लोगों के लिए कुछ किया है, और वो भी सूर्यकांत जिनसे अपेक्षा नहीं थी उनसे हुआ है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं बार बार जो आपके माध्यम से विनती करता हूं कि जजेस तुम उठो, अभी कोई उठने वाला नहीं है। अब ये क्या बोल रहा था मैं, आपने बुलाया इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, मैं कभी नहीं करता। मैंने अटेंड करी, इतना बकवास था। देखो एक सिंपल बात है, पत्रकार भी अच्छे काम कर रहे थे, थोड़े थोड़े बहुत थे, अच्छे प्रश्न पूछे थे कि भैया 70 लाख वोटर अपने बाहर निकाले हैं, जो 65 लाख हो गए, 70 लाख हो गए, वो तो वोटर थे ना लोकसभा में। तो लोकसभा इलेक्शन सेटिस्फाइड होना चाहिए, इलेक्शन लोकसभा का भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि वो 70 लाख वोटर ने वोट दिया है। दूसरी बात ऐसी है कि वो मुद्दे पर आते ही नहीं थे, सवाल दो चार सवाल लेते थे और 2-4 सवाल लेके गड़बड़ करते थे। तो उनको जो जनता चाहती है, देश चाहता है, अभी बोले कि राहुल ने एफिडेविट देना चाहिए, कौन से कानून के तहत एफिडेविट मांगते हो? अभी वो राय साहब बोलेंगे क्या है कानून, वो तो कानून में से मांग ही नहीं सकते एफिडेविट हो। दूसरी बात, विदाउट एफिडेविट हम कैसा कांग्रेस लेंगे? तो तुम वहां काय को बैठे हैं? इलेक्शन कमीशन का काम है कि हमारे प्रजातंत्र को जिंदा रखना और हर वोटर का वोट अधिकार देना। तो हमने कंप्लेंट क्यों करनी चाहिए? हमने दिखाया है, इसे फेस वैल्यू पर ये दिखता है कि तुमने मुसलमानों के, दलितों की वोट काटे हैं और बिना वजह काटे हैं, और काटने की वजह नहीं दी है। कानून कहता है कि तुम काटने की वजह दे दो। तो अभी क्या है, 15 दिन कर रहे, कहां 15 दिन है? अभी 10 दिन भी नहीं रहे और 15 दिन में सभी पॉलिटिकल पार्टी उसको काम को लगा रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी को काम को लगा रहे हैं, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तो इसीलिए जैसे आज तक बीजेपी वाले 11 साल झूठ बोलते आए, उससे भी ज्यादा बहुत झूठ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। तो इसीलिए अभी शीतल सिंह आए तो उनसे जरा सुनो, वो बहुत बारीकी से बात करते हैं। सभी अपने पैनल बहुत बारीकी से बात करते हैं, मोटी मोटी बात करता हूं मैं, तो इसलिए लेट अस हियर हिम जी। मैं कौशल पाटिल साहब आपसे एक दो चीजें पूछ लूं। पहली चीज तो ये कि मुझे ऐसा लगे, जी, मैं ये सब पूछ रहा हूँ कौशल पाटिल साहब जी, बहुत से लोगों ने उसमें ये प्रश्न भी किया, उसका जवाब इन्होंने दिया, क्या ये एसआईआर की आड़ में एनआरसी किया जा रहा है? क्योंकि ये एनआरसी की ही पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसको एसआईआर का नाम दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, वो उन्होंने ये कहा था कि 2003 में भी हमने ये किया था। उन्होंने ये फिगर नहीं बताई कि 2003 में आपने कितने लोगों को इससे निकाला था। जैसे 65 लाख आपने अभी निकाला है,
उस समय भी 6.5 करोड़ के करीब वोटर थे, 5.5-6 करोड़। आपने उसमें से कितने को डिलीट किया था? ये फिगर भी बता देते, आपको दिक्कत क्या थी ये बताने में। दूसरा, एक तो मैं इस पे पूछ लूंगा, क्या ये एनआरसी की जा रही है एसआईआर के आड़ में? नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है साफ साफ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई 15 मृत लोगों का ले आइए, हम इसको खारिज कर देंगे। वो तो उस दिन 2 योगेंद्र यादव लेके पहुंच गए थे रोहतास, जो उनका जो उनका राघोपुर की एक विधानसभा क्षेत्र के 7 मरे हुए आदमियों के साथ जाके राहुल गांधी चाय भी पिया है। तो 15 पे तो कायम रहेगा क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पे? उसने कहा था 15 ले आइए, हम इसको खारिज कर देंगे। कौन से पार्टी था? एनआरसी, और 15 डेड लोगों को ले आइए, हम खारिज कर देंगे। ये देखो, इनका पर्पज ही एक्सक्लूजन है। पर्पज, एक भी नया वोटर नहीं जोड़ते तो पर्पज क्या है? दूसरी बात, ये जो आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, तो ये हर जगह एनआरसी करना चाहते हैं, हर जगह। अभी तो आने वाला एसआईआर जो है वो तो भयानक होगा, भयंकर, यदि ये सरकार रहती है तो। यदि ये सरकार नहीं रहती है तो बात अलग होगी, लेकिन आने वाली सरकार को भी ये काम नहीं करने देंगे। इन्होंने आज तक का हमारा इतिहास है, इन्होंने कहा मनमोहन सिंह के जमाने में संसद चलने दी? नहीं दी। और इतने पाताल यंत्री लोग हैं कि मोदी यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो दानेश्वर ये दानिश के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, यानी मोदी से भी ज्यादा झूठ बोलने वाला ये दानिश है। तो ये देखो, अब ये भीड़ आप दिखा रहे हैं, ये राहुल की भीड़ है, और इनके सबके नाम कटवाना चाहते हो, तो ये कौन मानेगा और कैसे मानेगा? अभी एक ही चारा है कि विपक्ष के सामने चारा क्या है? यदि वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो भी ये टॉम डिक हैरी को खड़ा करके इलेक्शन हुआ वो डिक्लेयर करेंगे। लड़ते हैं तो आज इनके पास रिसोर्सेस तो नहीं है, सिवाय इनके सब कार्यकर्ता अभी इसमें जुटे हुए हैं। 10 दिन ये यात्रा चलेगी, तो इनके आज ये कसौटी है इन लोगों की कि पैसे भी नहीं, कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता गली गली में घूम रहे हैं। वहां जाके वो लोगों को, उनके वोटर से उनके घर में घर जा रहे हैं। तो ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इतना छल कपटी, झूठ, एक भी नेता नहीं विपक्ष में, और राहुल छोड़ के तो कोई नेता किसी को मानते ही नहीं लोग। तो मैं आपका जो कहना था कि एनआरसी तो वो कर रहे थे, उसको विरोध हुआ इसलिए एनआरसी रोक दी। अभी भी एसआईआर को विरोध होने के बाद एनआरसी रुकना ही पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट तब तक संज्ञान लेने की उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, जजेस देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तीसरी बात ऐसी है कि आपने बोला ये जेपी आंदोलन का उल्लेख किया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि देश में एक भी ऐसा आंदोलन मुझे दिखाओ कि जिसमें, क्या मैं बोलूं? बोलिए। अरे वो साइड में फोटो दिखाते चलने से समय भी बचता चले और लोग थोड़ा देख भी लें, इसलिए बोलूं? हाँ, आपका नहीं, आपने जेपी आंदोलन से तुलना करी थी। मैं बोलता हूं, दावे के साथ कि एक भी आंदोलन ऐसा दिखो कि जिसमें आरएसएस नहीं है और आंदोलन बड़ा हुआ। एक भी आंदोलन नहीं है, क्योंकि मीडिया उनका है, प्रचार यंत्रणा उनकी है। वो अभी कल जो मोदी ने कहा, वो तो दुधारी शस्त्र है कि आरएसएस इतना बड़ा देशभक्त है, तो उसकी तो हिस्ट्री आने वाली है। मैंने एक ही वीडियो निकाला था तो उसको 5 लाख लाइक आए थे, 5 लाख लोगों ने देखा है। एक ही वीडियो निकाला था कि ये साले जो कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं आए, विरोध किया, तिरंगे को कुचला, संविधान को कुचला, अंबेडकर के पुतले जलाए। अभी मोदी ने कहा अच्छा किया है, एनजीओ के क्राइटेरिया क्या है?
जी 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 उस सरकार को देना पड़ता है। तो जब किसी सरकार कोई आएगी उसका मानना पड़ेगा। यार जी जी जितने सभी कनेक्शन आरएसएस का जाता है। आरएसएस और परिवार, आरएसएस का मतलब है परिवार। ये जो कितने कितने लोगों ने, आज एक मेरे पास किताब आई मनु का मासा, मनु का मासा मैंने एक बार करके किताब आई, उसका हिंदी अंग्रेजी वर्जन मैंने सबको भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अरे ये भयानक लोग हैं और इनकी मोदी स्तुति करता है तो दो धारी शस्त्र मैंने बोला। एक तो आरएसएस को खत्म करना चाहता है, नहीं तो आरएसएस का सहारा लेके कुछ दिन बचाना चाहता है। तीसरी बात आपने जी कहा कि नहीं, अभी इन्होंने कहा था भाई साहब ने, शकीब क्या फराज शकीब, शाकिब जी जी 5 किलो धान बेचकर जो फोटो निकालती है, तो कितनी जागृति है लोगों में, कितने लोग जागरूक है वो। और ये जिसको खाने को नहीं भूखी रहती है वो 5 किलो धान बेचती है। और ये जो इन्होंने एक्सक्लूजन किया है उसमें क्या है, दलित मुस्लिम है, पिछड़े हैं। यदि अभी पब्लिक होगी तो सबको मालूम होगा कि किसको इन्होंने एक्सक्लूड किया है। तो इसलिए जी जी इनकी आपकी जिनकी आवाज इनके इतनी गंदी जमात, इतनी की नीच कपटी छल कपटी गंदी जमात दुनिया में नहीं, बस जी बाकी कुछ नहीं।